हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने देखा कि बोहर एटॉमिक मॉडल के क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं और बोहर एटॉमिक मॉडल के थ्रू किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते इलेक्ट्रॉन्स की रेडियस, उसकी वेलोसिटी और एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज के मेन लेक्चर में मैं आपको बोहर मॉडल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूं, तो आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। जहां तक एक्सप्रेशंस का सवाल है, हमने रेडियस कैलकुलेशन में, वेलोसिटी कैलकुलेशन में और एनर्जी कैलकुलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस किए थे। और लास्ट फार्मूला जो मैंने डिस्कस किया था वो था किसी भी घूमते ऑर्बिट में घूमते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो फॉर्मूला है, एन शेल में घूमते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -2π² k² z² e⁴ m अपॉन n² h²। अगर मैं इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू m के सिस्टम में पुट करता हूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन बनता है nth ऑर्बिट में घूमते इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का -21.8 इंटू 10⁻⁻19 z² अपॉन n², और ये वैल्यू आती है मेरे पास में जूल पर एटम में। लास्ट क्लास में मैंने आपको यहां तक डेरिवेशन करवाया था, आज मैं इन वैल्यूज को पुट करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जूल पर एटम में एनर्जी का फॉर्मूला ये है। अगर मैं एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं, हम लोग सब जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। तो अगर मैं 21.6 इंटू 10⁻⁻19 को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू मेरी किस में हो जाएगी? ये वैल्यू मेरी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। जब इसको सोल्व किया जाता है तो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कैलकुलेशंस में ये वाला एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली ये जो कैलकुलेशंस की जाती हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही की जाती है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम नंबर 1 एक्सप्रेशन बना देते हैं, इस वैल्यू वाले एक्सप्रेशन को नंबर 2 और इसको हम नंबर 3 बनाते हैं। तो पर एटम एनर्जीज के आपके पास में दो फॉर्मूलाज हो गए, एक तो जूल के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर। अगर मैं इसी को मोल में कन्वर्ट करूं, क्योंकि किसी भी गैस का कोई सैंपल अगर आप लेंगे तो उसकी जो नेचुरल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि उनको हम बेटर है कि हम मोल में कैलकुलेशन करें। जब हम मोल में कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। -21.8 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये जो वैल्यूज आती हैं z² अपॉन n², अब क्योंकि ये जो वैल्यू आई है अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू किलो जूल में भी हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। दैट वैल्यू कम्स इन किलो जूल पर मोल, क्योंकि मैंने एटम्स कितने लिए हैं, 1 मोल लिए हैं और जूल को 1000 से डिवाइड कर दिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, किलो जूल में। जब इसको पूरा सोल्व किया जाता है -1312 z² अपॉन n², इट मस्ट बी किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इस एक्सप्रेशन को मैं नंबर 4 दे देता हूं। जब किलो जूल की बात होती है तो हम किलो कैलोरी की बात जरूर करते हैं। अगर मैं इसको 4.2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू हो जाती है -313.6 z² अपॉन n² किलो कैलोरी पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल। तो एनर्जी के ये टोटल मैंने आपको 5 फॉर्मूले बताए हैं। इन सब फॉर्मूलाज में अलग अलग यूनिट में आप किसी भी ऑर्बिट में घूमते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते ही हैं कि Z उस एटम के एटॉमिक नंबर से रिलेट करता है और N किस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वैल्यू है। तो इन 4 फॉर्मूलाज के थ्रू हम अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में किसी भी ऑर्बिट में घूमते इलेक्ट्रॉन की रेडियस 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम में, ये मैंने आपको बताई थी। या मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको
2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड बताया था। तो इन सब फॉर्मूलाज के थ्रू आज हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सोल्व करने वाले हैं, जिसमें मेरा मेन जो कंटेंट रहेगा वो एनर्जी कैलकुलेशन का रहेगा। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर हम बात करें एनर्जी कंटेंट के बारे में, तो मुझे यहां आपको 3 इंपॉर्टेंट एनर्जीज के बारे में बताना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी वो 3 एनर्जीज? वो 3 एनर्जीज हैं, नंबर 1 एक्साइटेशन एनर्जी। जब भी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी कंटेंट की बात होती है तो हम 3 एनर्जीज की बात जरूर करते हैं। एक एनर्जी को बोला जाता है एक्साइटेशन एनर्जी, एक एनर्जी को बोला जाता है एक्साइटेशन एनर्जी, एक को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड लास्ट वन इज सेपरेशन एनर्जी। लास्ट वन इज सेपरेशन एनर्जी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं हाइड्रोजन एटम पे ही फोकस करूं, जिसका Z या एटॉमिक नंबर 1 लिया जाता है, वैसे भी बोहर एटॉमिक मॉडल जो सबसे अच्छे रिजल्ट देता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए देता है। इसलिए जब भी बोहर थ्योरी के न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपने नोटिस किया होगा, या तो हाइड्रोजन आपको सैंपल दिया होता है, या आपको हीलियम सैंपल दिया होता है, या आपको लिथियम +2 दिया होता है, या आपको बेरिलियम +3 दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सब के सब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आते हैं, और बोहर थ्योरी अपना जो रिजल्ट है वो बेस्ट किस में देती है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देती है। अब इन 3 एनर्जीज को सीखने से पहले एक और काम हम करने वाले हैं। वो क्या काम है? मैं हाइड्रोजन एटम के अलग अलग ऑर्बिट में घूमते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो -13.6, अगर ये Z तो 1 ही रहेगा। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट में इसकी एनर्जी देखना चाहता हूं तो वो तो एग्जैक्टली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अगर मैं सेकंड ऑर्बिट में घूमते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना चाहता हूं तो -13.6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं थर्ड ऑर्बिट में इसकी एनर्जी निकालना चाहता हूं तो -13.6 इंटू 1/3 का स्क्वायर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं फोर्थ ऑर्बिट में इसकी एनर्जी निकालना चाहता हूं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो वो आती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटर ये है कि आप इन एनर्जीज को याद कर लें, ताकि बार बार आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट शेल में अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी है -13.6, सेकंड ऑर्बिट में या सेकंड शेल में घूम रहा है तो -3.4, थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये -1.5, और फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसकी एनर्जी कितनी होती है? -0.85। यानी कि क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जितना न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, इनका मैग्नीट्यूड तो कम हो रहा है, क्योंकि साइन नेगेटिव है, तो मैं क्या बोलूंगा? वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। -13.6 एंड -0.85 में -13.6 एनर्जी हम बोलते हैं कम है, और -0.85 एनर्जी हम बोलते हैं ज्यादा है। और जब ये बढ़ता बढ़ता चौथे ऑर्बिट से 5वें में घूमेगा, 5वें से 6ठे में घूमेगा, तो क्या इन वैल्यूज का मैग्नीट्यूड तो कम होता जाएगा, लेकिन एनर्जी कंटेंट क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि साइन क्या लगा हुआ है? माइनस। तो अगर मैं ये कहूं ये आपकी न्यूक्लियस है, ये आपके अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, और ये इनफाइनाइट है, तो मैं बोलूंगा एनर्जी कंटेंट जितना दूर जाओगे एनर्जी कंटेंट उतना ही बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर आप N1 से जाते हो N2 में, N2 से जाते हो N3 में, N3 से जाते हो फाइनली इनफाइनाइट पर, तो एनर्जी कंटेंट लगातार बढ़ते बढ़ते और फाइनली एनर्जी इनफाइनाइट पे कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। इन 3-4 बातों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब इन एनर्जीज के बारे में हम सीखते हैं। जहां तक एक्साइटेशन एनर्जी का सवाल है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट। जब भी किसी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी अपर स्टेट में ट्रांसफर करना हो तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? उसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये अलग अलग ऑर्बिट समझो, ये न्यूक्लियस है,
तो जो पहला शेल है वो ग्राउंड स्टेट होती, ग्राउंड स्टेट से मैं चाहूं तो इसको इस लेवल में प्रमोट कर सकता हूं, इस लेवल में लेके जा सकता हूं या इस लेवल में लेके जा सकता हूं। इसकी एनर्जी कंटेंट को दिया जाता है E1 से। ये सेकंड शेल है, सेकंड शेल की एनर्जी, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। तो एक्साइटेशन का मतलब ये है कि आपको ग्राउंड स्टेट से इसको जस्ट ऊपर लेके जाना है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन। तो अगर मैं इस डायग्राम पे ही क्लियर करना चाहूं तो जो पहला मैंने एरो लगाया है इसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट। जो सेकंड एरो मैंने लगाया है, सेकंड एरो जो मैंने लगाया सॉरी, तो उसे बोला जाता है एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड। और जो थर्ड एरो आपको दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी थर्ड। लेकिन याद रखना, एक्साइटेशन हमेशा ग्राउंड स्टेट के रिलेटिवली मेजर किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट निकालनी है, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट से सेकंड लेवल में भेजने में कितनी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट से दिया जाता है। हमेशा हायर स्टेट की एनर्जी में से आपको लोअर स्टेट की एनर्जी माइनस करनी पड़ती है। आपको अच्छी तरह पता है इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा एनर्जी कंटेंट बढ़ता जाएगा, यानी कि ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर और ज्यादा होगी, फिर और ज्यादा होगी, फिर और ज्यादा होगी। तो अगर मुझे फर्स्ट एक्साइटेशन करवाना है तो कहां भेजना है इसको, सेकंड ऑर्बिट में। कहां से भेजना है, ये हमेशा ही आपको ग्राउंड स्टेट से भेजना होगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं। और E2 की एनर्जी आपने लिख रखी है -3.4 -13.6। ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इनका जब डिफरेंस निकाला जाता है तो ये आता है बेटे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है और मैं उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं बाहर से, तो वो किस में मूव करेगा, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड ऑर्बिट में घूमने लग जाएगा। इस एनर्जी को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो बताइए सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी में क्या होगा, मैंने बोला भेजना कहां से, ग्राउंड स्टेट से ही भेजना है। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है, थर्ड लेवल। तो जब भी हमें E2 निकालना होगा, जब भी हमें एक्साइटेशन एनर्जी 2 निकालनी होगी, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं E3 माइनस E ग्राउंड स्टेट या E1। तो हम क्या करते हैं, E3 की वैल्यू कितनी है, -1.5 -13.6। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो ये आता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसी तरह से अगर मैं E3 निकालूंगा, E3 में क्या करने वाला हूं, E4 माइनस E1। तो E4 माइनस E1 करूंगा 0.85 -0.85 -13.6 करूंगा, तो ये जो डिफरेंस आता है मेरा ये डिफरेंस मेरा आता है अराउंड 12 इलेक्ट्रॉन, 12 भी नहीं आएगा, ये डिफरेंस जो मेरा आएगा ये आ जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा है एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड, उससे भी ज्यादा है एक्साइटेशन एनर्जी थर्ड। यानी कि जितना ज्यादा ऊपर के लेवल में भेजता जाऊंगा ग्राउंड स्टेट से, नेचुरल सी बात है एनर्जी उतनी ज्यादा लगानी पड़ेगी। ग्राउंड से जितना ऊपर भेजूंगा उतनी ज्यादा एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी। तो सक्सेसिव वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। E1 सबसे कम, देन E2, देन E3। तो इस तरह से हम सीखते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। आइए हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। इसके लिए भी हम डायग्राम बनाते हैं। ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, न्यूक्लियस है और खूब सारे स्टेट्स हैं। और फाइनली मैं इनफाइनाइट बना रहा हूं, ये इनफाइनाइट लेवल है। तो ग्राउंड स्टेट से उसको इनफाइनाइट पे भेजने के लिए जितने एनर्जी गैप की जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का क्या मतलब है, आप उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से बाहर ही निकाल रहे हो। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। कितनी एनर्जी लगाने से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से उस सिस्टम को छोड़ के चला जाएगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर मैं बात करूं इसकी E1 की, ये है E2, E3 एंड सो ऑन, फाइनली इनफाइनाइट। तो अगर मैं बात करता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो मैं क्या बोलूंगा, E इनफाइनाइट माइनस E1। एज यू नो इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है
और E1 की वैल्यू होती है -13.6, तो क्या मैं कह सकता हूं IE इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, उसके लिए आपको कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसको आप किसी और लॉजिक से भी समझ सकते हैं। जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर मैं उसकी एनर्जी 0 करना चाहता हूं तो उसी की ऑपोजिट और उतने मैग्नीट्यूड की एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी है कितनी? -13.6। -13.6 एनर्जी को कितनी एनर्जी दी जाए कि वो 0 हो जाए? +13.6। तो मैं कह सकता हूं कि IE की जो वैल्यू होती है वो हाइड्रोजन के लिए 13.6, या मैं यूं भी कह सकता हूं किसी भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो उसका IE होता है वो -E1 के बराबर होता है। फर्स्ट शेल में घूमते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो पॉजिटिव वर्जन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव में, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो आंसर हो जाएगा 13.6। अगर कोई मुझे कहे कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी हाइड्रोजन की, तो जब आपके पास में हाइड्रोजन सिस्टम में एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो आपने रिमूव कर दिया, अब क्या इस सिस्टम में कोई इलेक्ट्रॉन बचा है क्या? नहीं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में IE2 IE3 का कॉन्सेप्ट नहीं होता। IE2 और IE3 का कॉन्सेप्ट किसमें होता है? मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होता है। तो आपको यहाँ एक ही पढ़नी है हाइड्रोजन के लिए, IE दैट इज इक्वल टू 13.6। जहां तक सेपरेशन एनर्जी का सवाल है, जहां तक सेपरेशन एनर्जी का सवाल है, ये एनर्जी काफी हद तक आयनाइजेशन से मिलती तो है, लेकिन एक डिफरेंस है। काफी हद तक आयनाइजेशन से मिलती तो है, लेकिन एक डिफरेंस है। E1 E2 E3 E4 E5 इनफाइनाइट कर देते हैं, यानी कि 0। आपने ग्राउंड स्टेट से जब इनफाइनाइट पे भेजा था तो एनर्जी कितनी लगी थी? 13.6। यहां से आपको ग्राउंड स्टेट से नहीं भेजना है इसको, आपने इस इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक्साइटेड स्टेट से भेजना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहां से नहीं भेजना। पहले आप क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएंगे यहां पर, अब यहां से इसको रिमूव करना है या इनफाइनाइट पे भेजना है। ये जो एनर्जी गैप होता है सेकंड वाला, इसको हम बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट। इस एनर्जी का नाम क्या है? इसे बोला जाता है सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन नॉट फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट बट फ्रॉम इट्स एनी एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एज सेपरेशन एनर्जी। जब भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से ना बाहर निकालकर उसकी किसी अपर लेवल से बाहर निकालना हो, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि अगर मुझे सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट चाहिए तो कहां भेजना है? हाई स्टेट माइनस लो स्टेट करता हूं हर बार। हाई स्टेट भेजना कहां है? इनफाइनाइट पे, एनर्जी 0 है। अब लोअर स्टेट में क्या आएगी? ग्राउंड स्टेट तो आ नहीं सकती, कम से कम क्या आएगी बच्चों? E2 आएगी। और कम से कम अगर E2 आएगी तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन के केस में फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से आपको इनफाइनाइट पे भेजना है। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है? E2 सेकंड लेवल। सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? E3 थर्ड लेवल। थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? E4 फोर्थ लेवल। इस तरह से तो अगर सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से आपने रिमूव करना है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसे बोलते हैं? E2 को बोलते हैं। आइए, अगर मुझे सेकंड सेपरेशन एनर्जी निकालनी है तो ये तो 0 ही है, कौन से लेवल से निकालना है उसको? E3 से बाहर निकालना है। तो क्या मैं डायरेक्ट कह दूं कि ये माइनस ऑफ E3 होगी, और माइनस ऑफ E3 का मतलब माइनस और माइनस 1.5, इट मस्ट बी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड सिमिलरली SE3 इज इक्वल टू 0 माइनस E4। तो E4 का मतलब माइनस ऑफ E4, एंड माइनस ऑफ E4 इज इक्वल टू 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। You can see the value of separation energy is going to decrease successively. सबसे ज्यादा सेपरेशन एनर्जी कौन सी है? फर्स्ट वाली 3.4। उससे कम कौन सी है? सेकंड वाली 1.5। और सबसे कम कौन सी है? थर्ड वाली, दैट इज 0.85। तो मैं एक ऑर्डर बना सकता हूं कि SE1 सबसे ज्यादा है, SE2 उससे कम है, और SE3 सबसे कम है। इसको एक और
रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको सिखा सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है और ये अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, ये इन्फाइनाइट मान लीजिए, तो ये है 1, ये 2, 3, 4, ऐसे कई आएंगे बीच में और लास्ट में मैंने इन्फाइनाइट बना दिया। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यानी ग्राउंड स्टेट से अगर आप रिमूव करना चाहते हो या इन्फाइनाइट पे भेजना चाहते हो तो एनर्जी गैप देख लो, इतना गैप आएगा। क्या एनर्जी गैप मैक्सिमम नहीं? तो सीधी सी बात है, फर्स्ट ऑर्बिट से लेकर हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो याद रखना बच्चों, आई की वैल्यू किसी भी सेपरेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। आई तो बहुत बड़ा गैप है, और अगर मैं सेपरेशन एनर्जी की बात करूं तो ब्लैक मार्कर से देखना, अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से बाहर निकालते हो तो इसको बोलते हो सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट, अगर आप सेकंड से निकालते हो इसको बोलते हो सेपरेशन एनर्जी थर्ड सेकंड, और ये आपकी सेपरेशन एनर्जी थर्ड। तो आप देख लो, इस एरो को बोल रहा हूं सेपरेशन एनर्जी थर्ड, इस एरो को बोल रहा हूं सेपरेशन एनर्जी सेकंड, और इस एरो को बोल रहा हूं सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट। यू कैन चेक कि आई की जो वैल्यू आती है वो फार बेटर होती है SE1, SE2 एंड SE3। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? आयनाइजेशन की। उससे कम वैल्यू किसकी होगी? सेपरेशन की। यू कैन चेक इट बाय लुकिंग एट द वैल्यूज 13.6, 3.4, 1.5 एंड 0.85, क्योंकि जितना ऊपर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे एनर्जी गैप कम हो जाएगा, जितना नीचे से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन के सिस्टम के लिए एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी के बारे में ये चीजें सीख सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। क्या? एक तो सक्सेसिव वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? लगातार इंक्रीज होती है, क्योंकि आपको लोअर लेवल तो ग्राउंड स्टेट ही रखना है और फिर आपको अपर लेवल में जाना है। अगर अपर लेवल जितना ऊंचा होगा एनर्जी गैप उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी इंक्रीजेस, सक्सेसिव वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी इंक्रीजेस। लेकिन सेपरेशन एनर्जी में क्या होता है? उसमें ये होता है कि मान लीजिए इनफाइनाइट है, जितना ऊपर से उसको रिमूव करोगे उतना ही जो एनर्जी गैप आएगा उतना ही कम आएगा। इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो होती है एक्साइटेशन एनर्जी और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है सेपरेशन एनर्जी। और लास्ट पॉइंट, किसी भी सिस्टम की जो IE की वैल्यू होती है, ये एनर्जी गैप ये सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में जैसे जैसे सेपरेशन एनर्जी हायर लेवल से करते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इन चीजों को एकदम दिमाग में अच्छे से आपको तैयार करना है। आइए अब हम बात करते हैं अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स की, कि इस थ्योरी पर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं बात करता हूं न्यूमेरिकल पोर्शन की, तो मैं रेडियस की क्वेश्चंस, वेलोसिटी की क्वेश्चंस और एनर्जी की क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आइए देखते हैं। सभी पर हम 2-2, 3-3 क्वेश्चंस करेंगे, तो कॉन्सेप्ट आपका एकदम बढ़िया हो जाएगा बच्चों। अब हम देखते हैं रेडियस कैलकुलेशन पर, वेलोसिटी कैलकुलेशन पर और एनर्जी कैलकुलेशन पर किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करने पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस। क्वेश्चन नंबर 1, calculate the ratio of radius of second or of electron of second orbit of hydrogen, second orbit of hydrogen and third orbit of lithium +2 and third orbit of lithium +2 ion। तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि बोहर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे काम करता है। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके सामने आते हैं, या तो हाइड्रोजन होगा, या हीलियम +1 होगा, या लिथियम +2 होगा, या बेरिलियम +3 होगा। तो आइए इन रेशियो को निकालते हैं। As we know, radius of any pathway of any atom is given by 0.529
n स्क्वायर बाय z। तो अगर मुझे हाइड्रोजन और लिथियम प्लस 2 आयन की कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ लिथियम प्लस 2। तो 0.529 से 0.529 कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन z ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड करोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, लिथियम आयन का z और लिथियम आयन की ऑर्बिट का स्क्वायर। तो मैं क्या कह सकता हूं, एक तरह से n1 अपॉन n2 कह देता हूं का स्क्वायर। 1 किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, 2 किसके लिए, लिथियम के लिए, और यहां कह देता हूं z2 अपॉन z1 क्योंकि डिवाइड में था। तो बस मुझे वैल्यू पुट करनी है, r1 अपॉन r2 की वैल्यू आ जाएगी। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिट है, सेकंड, और लिथियम का कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड। तो इसका तो हो गया स्क्वायर। Z2 पहले लिथियम आएगा, एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना होता है 3 बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू आ जाएगी 4/3, क्योंकि एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगी, पावर है। तो रेशियो ऑफ दिस रेडियस इज इक्वल टू 4:3 या 4/3। तो इस तरह से आप पहला न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। रेडियस के बाद हम बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की, दैट इज वेलोसिटी। पूछता है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। मूविंग इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। आइए देखते हैं। अब हमने सीखा हुआ है वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है कि लिथियम भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। जैसे कि मैंने आपको बोला, हमेशा जो ग्राउंड स्टेट होती है वो तो होती है E1 या 1 फर्स्ट ऑर्बिट, इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसे बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अगर इसने बोला है कि आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है तो वो कौन से ऑर्बिट में हुआ, वो सेकंड ऑर्बिट की बजाय किस में घूम रहा होगा, थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा होगा। ये रही आपकी सेकंड एक्साइटेड, इसको क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो जब भी आपके सामने ऑर्बिट का नंबर एक्साइटेड स्टेट की फॉर्म में आओ तो जो भी नंबर दे रखा उसमें एक ऐड कर दिया करो, तो उससे n की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू कितनी है 3। तो मेरा जो कैलकुलेशन है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z कितना होता है लिथियम के लिए 3, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट है n की वैल्यू भी 3, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम किसी भी एटम के ऑर्बिट में घूमते इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड न्यूमेरिकल की। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड क्वेश्चन, दैट इज कैलकुलेट सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैलकुलेट सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन। अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है कि अगर मुझे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट से उसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भेजना पड़ेगा। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सा लेवल होता है, थर्ड लेवल होता है। तो हम क्या डिफरेंस निकालेंगे, ई हाई स्टेट तो होगी E3 माइनस E1, और जब हम E3 माइनस E1 करेंगे हीलियम के लिए तो -13.6 Z²। Z कितना होता है हीलियम के लिए 2, तो 2 का स्क्वायर, और 3 है तो 3 का स्क्वायर।
माइनस 13.6 इंटू z तो 2 ही है, और फर्स्ट लेवल की एनर्जी कितनी होगी 1 का स्क्वायर। तो आप ये प्लस होते ही ये टर्म बड़ी है ना, तो 13.6 इंटू 4 तो कॉमन ले लीजिए, ये 4 तो कॉमन ले लीजिए, इंटू 4, 1 माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 4 इंटू 8/9, ये हो जाएगा 13.6 इंटू 32/9। तो 9 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 9 1 9, 4 6, लगभग 1.5, 32 इंटू 1.5, द आंसर मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली 48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली 48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाने पर, यानी कि ग्राउंड स्टेट से थर्ड लेवल में जाने पर कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, अप्रोक्सीमेटली 48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी काउंट होगी। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपको, फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ, इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि हल्का सा भी अगर मैथमेटिकली आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया या डिवाइड गलत कर दिया तो आंसर नहीं आता। फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, find the ratio of first excitation energy of helium plus 1 ion and second separation energy, keep in mind, second separation energy of lithium plus 2 ion, लिथियम प्लस 2 आयन। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आप क्या कहते हो, E2 माइनस E1, माइनस 13.6 इंटू हीलियम के लिए Z है 2, और कौन सा लेवल है, सेकेंड लेवल है, माइनस माइनस प्लस 13.6, 2 का स्क्वायर अपॉन 1। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब ग्राउंड स्टेट से उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि सेकंड लेवल में भेजना है, तो डिफरेंस कितना आएगा, E2 माइनस E1। तो मैंने कर दिया E2 माइनस E1। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो 13.6, ये 4 है, ये 4/4 यानी कि 1 है, तो ये हो जाता है 4 माइनस 1, 13.6 इंटू 3। इसको अभी सोल्व मत कीजिए क्योंकि 13.6 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। तो पहला तो मेरा आ गया फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हीलियम। अब हम बात करते हैं सेकंड सेपरेशन एनर्जी। ये आप मुझे बताइए, सेकंड सेपरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को भेजना कहाँ है, इनफाइनाइट पर। इलेक्ट्रॉन को भेजना कहाँ है, इनफाइनाइट पर। और कहाँ से भेजना है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट से भेजना है। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट मैं बता चुका हूं कौन सी होगी, थर्ड लेवल की एनर्जी। तो या तो कह दो आप इनफाइनाइट माइनस E3, और या आप इसको डायरेक्ट माइनस ऑफ E3 कह सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है। तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 13.6 Z स्क्वायर, लिथियम के लिए Z कितना होगा, 3 का स्क्वायर, और थर्ड लेवल की एनर्जी वापस 3, तो ये आपका हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो अगर मैं से रेशो पूछा है, एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट अपॉन सेपरेशन एनर्जी सेकंड, तो मेरा रेशो आ जाएगा 13.6 इंटू 3 अपॉन 13.6, और योर आंसर मस्ट बी 3:1, सॉरी 3:1। इस तरह से हम वेलोसिटी के रिलेटेड, रेडियस से रिलेटेड और एनर्जी से रिलेटेड इन बेसिक क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके अच्छे लेवल के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आपके बन जाएगा। आइए अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट
number of revolutions, calculate number of revolutions per second, number of revolutions per second made by electron in third orbit of lithium plus 2 ion, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। अब ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं, आइए देखते हैं। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। अगर किसी न्यूक्लियस के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसके रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड होगा कि एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, तो फिजिक्स में एक जनरल फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा एक साइकिल पूरा होने में, सर्कमफ्रेंस के बराबर, दैट इज 2 पाई आर। और वेलोसिटी कितनी है, जो भी v है इसका। तो जब भी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमने का टाइम पीरियड चाहिए एक रिवॉल्यूशन करने में, उसको बोलते हैं हम 2 पाई आर बाई वी। यानी कि अगर एक रिवॉल्यूशन में इतने सेकंड्स लगते हैं, मान लीजिए वैल्यू आ रही है आपकी 10 टू द पावर 5, अगर एक रिवॉल्यूशन करने में 10 टू द पावर 5 सेकंड लगते हैं, तो बताइए एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस होंगे, 1/10 टू द पावर 5। भाई अगर आपके इतने रिवॉल्यूशंस इतने सेकंड लगते हैं पर रिवॉल्यूशन, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाती है, रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं न्यू से शो करता हूं, रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी f लिख देता हूं, इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो ये आ जाता हमारा v/2 पाई आर। इसकी यूनिट क्या होगी, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। तो वही आपसे पूछा है एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस करेगा, तो मुझे इसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और रेडियस को की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। आइए इसको सोल्व करते हैं। जहां तक वेलोसिटी का सवाल है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z/n, ये तो मैंने v की वैल्यू पुट कर दी, 2 पाई r, तो 2 पाई से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जहां तक r का सवाल है, 0.53 ले लेता हूं अप्रोक्सीमेट, n² बाय z। तो आप चेक कर सकते हैं कि नीचे तो n का क्यूब आ रहा है और ऊपर z का स्क्वायर आ रहा है। तो इसको अगर मैं इजी कर लूं, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z। अब z कितना होता है लिथियम आयन के लिए, 3, तो 3 का तो स्क्वायर हो गया, 2 पाई 2 इंटू 3.14 इंटू n, और n का क्यूब हो गया नीचे। कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो 3 का क्यूब हो गया। तो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, नीचे 3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2.18 अपॉन, ये हो गया आपका, ये 3 हो गया 6 इंटू 3.14। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं पूरा, तो ये आ रहा है लगभग 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, और ये आ रहा है 24, 8, 18 पॉइंट समथिंग। जब आप इसको 21.8 कर लेंगे तो पावर हो जाएगी 5। और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये जो पर सेकेंड रिवोल्यूशन का नंबर है, उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 5। अच्छा, एक बार और करना है, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू थी ना, तो यहाँ पर भी आपको 10 की पावर -10 करना पड़ेगा बेटे। और मैंने एक और चीज नहीं लिखी, 0.53, तो 2 चीजें आप ऐड कर दीजिए बस। ये तो क्या करूंगा, अभी बचा हुआ है आपका ये 0.53 कर दीजिएगा, और 5 के अंदर अगर आपका 10 जुड़ जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग अगर करोगे आप, तो ये आपको डिवाइड करके जो इसका आंसर आता है वो आता है 0.2187 इंटू 10 टू द पावर 16। इस तरह से आपने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालने होते। तो ये जब भी रिवोल्यूशन का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत केयरफुली इसको सोल्व करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ time periods of electron moving in first excited state of helium plus 1 and second excited state of lithium plus 2 and second excited state of lithium plus 2 आयन। मैं अभी आपको बता के हटा हूं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बाई वी। अब मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, अगर पहला सिस्टम में मान लूं हीलियम को और दूसरा सिस्टम में मान लूं लिथियम को, तो टाइम पीरियड हीलियम प्लस 1 अपॉन टाइम पीरियड लिथियम प्लस 2 मैं कैसे निकालूंगा? जब मैं डिवाइड करूंगा बेटे दोनों के 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको 1 बोल देता हूं, R1 बाय V1 इंटू V2 बाय R2 कर सकता हूं। R किसके प्रोपोर्शनल होता है? n स्क्वेयर बाय z के, और V किसके प्रोपोर्शनल होता है? z बाय n के। ये दोनों की वेरिएबल्स लिख दूं अगर मैं, तो R1 अपॉन R2 हो जाएगा n1 स्क्वेयर अपॉन z1, और V1 की जगह क्या आ जाएगा? z1 इंटू n1। उसी तरह से V2 आएगा z2 अपॉन n2, और R2 आ जाएगा n2 स्क्वेयर अपॉन z2। तो क्या हो गया? n1 क्यूब अपॉन z1 स्क्वेयर इंटू z2 स्क्वेयर अपॉन n2 क्यूब, या इसको इजी कर लेते हैं, n1 अपॉन n2 का तो क्यूब, और बेटे z2 अपॉन z1 का स्क्वायर, z2 अपॉन z1 का स्क्वायर। तो बहुत आराम से इन वैल्यूज को अगर मैं पुट करूं, n1 कितना है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा लेवल होता है? सेकंड लेवल। तो n1 की वैल्यू तो 2 है। किसके लिए? पहले सिस्टम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर। अब Z2 दूसरा सिस्टम कौन सा है? लिथियम का Z कितना होता है? 3 का स्क्वायर, और नीचे N2 का क्यूब आएगा। कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो कौन सा लेवल हो गया? थर्ड लेवल हो गया, तो 3 का क्यूब आ गया। ये रहा n1 क्यूब नहीं लिखा मैंने, सॉरी, n1 क्यूब, z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर, n2 क्यूब। तो यू कैन चेक, ऊपर तो आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 3। तो ये जो इनका रेशो आएगा, दैट रेशो मस्ट बी 2:3। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हीलियम प्लस 1 के सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है और लिथियम प्लस 2 के थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उनके घूमने का जो टाइम पीरियड है, यानी कि एक रिवोल्यूशन को होने वाला जो टाइम है, उसमें जो रेशो आएगा वो 2:3 का रेशो आएगा। इस तरह से इन जनरल न्यूमेरिकल्स को हम बोहर एटॉमिक मॉडल के थ्रू बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स की।